नमस्कार। अब हम लोग बात करेंगे सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसके बारे में। सेल पोटेंशियल क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी चैप्टर को, किसी भी यूनिट को अगर अच्छे से सीखना है तो आप कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझ लीजिए और उसी को एक्सपैंड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। पूरी की पूरी केमिस्ट्री का कोई भी यूनिट हो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और मेरे आपके साथ डिस्कशन करने का यही एकमात्र मोटिव है कि आप किसी भी चैप्टर में एक छोटा सा क्लू पकड़ें और उसी क्लू से पूरे के पूरे चैप्टर को वाइड लेवल पर समझने की कोशिश करें और पूरा का पूरा चैप्टर ओपन हो जाता है। सेल पोटेंशियल, जिसके बारे में मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मैं बताऊंगा किस तरीके से जो शुरुआत में पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था वहीं से यहां पर बात आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अगर हम सेल पोटेंशियल पता कर लेते हैं तो उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होगा, इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर से अगले लेक्चर में जब बढ़ेंगे तो वहां पर उन सारी चीजों का मोटिव समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, वही पुरानी बात, जिंक की रॉड, कॉपर की रॉड, वहीं से हम अपनी बात को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बता रखा है जिंक की रॉड का क्या भविष्य होता है। ये डिसॉल्व होता है, कहां पर जाएगा, ये सोल्यूशन में जाता है। ये जिंक की रॉड जिंक आयन के रूप में डिसॉल्व होकर के सोल्यूशन में जाती है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने सरफेस पर ही छोड़ देती है, इलेक्ट्रोड्स पर ही छोड़ देती है। इस तरीके की घटनाएं बहुत बार हो चुकी है, मुझे पता है, आपको खूब सारी इसकी जानकारी है। कॉपर की रॉड के बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया। कॉपर आयन सोल्यूशन के जो होंगे वो इलेक्ट्रोड्स पर जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं और इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पहले से हमारी जानकारी है। अब सवाल यह जानना कि इस सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा। फिर सवाल यह कि सेल पोटेंशियल जान करके क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या है, सेल पोटेंशियल अगर आपको एक बार पता चल जाए तो आप उस सेल के द्वारा कितना काम कर सकते हैं इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी उससे कितना काम किया जा सकता है, यानी उसकी इफिशियंसी कितनी हो सकती है, बैटरी कितना यूजफुल हो सकता है, हमारी सिविलाइजेशन को कितना मदद कर सकता है, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यानी हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो दो बातों का यहां पर होगा। पहला, सेल का पोटेंशियल। जैसे हमने इस सेल को बनाने का अगर कल्पना किया है, ड्रॉ कर रहे थे, तो उसी समय हमारे दिमाग में आया कि अगर ये सेल फंक्शनल हो जाए, ये वर्किंग हो जाए, इसको जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से होगा और करंट का फ्लो इसके अपोजिट होगा। इस करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको पता है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे तो करंट इस तरीके से जाएगा। यहां जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और यहां जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यह तय करेगा एक डिफरेंस को। आप समझ सकते हैं ना, एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कम है। जितना ही ज्यादा ये लेवल डिफरेंस मेंटेन रहेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो कितना लेवल में डिफरेंस डेवलप होगा, इसी को जानने के लिए, हम अनुमान लगाने के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू का पता लगाते हैं। आप जानते हैं ना, अगर किसी सेल में, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, यहां जिंक की हमने बात किया, ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी दूसरे में इलेक्ट्रॉन और ज्यादा यहां पर होते, मान लीजिए हमने सिर्फ 2 को दर्शाया है, अगर किसी में इसी तरीके का इलेक्ट्रोड होता लेकिन उसमें मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर मैं सोडियम ले लेता हूं, पॉसिबल भी है, सोडियम के इलेक्ट्रोड बनाने की कोशिश करते हैं। सोडियम का अगर इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन यह ज्यादा रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या, उसी के रिस्पेक्ट में कॉपर के लेवल पर जब देखेंगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा डेवलप होंगे। इसका मतलब क्या, अब बैटरी क्या पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है? बिल्कुल ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहां एक जगह इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो गया है। जो ही हमने ड्रॉ करके देखे, यहां पर आप देखिए सोडियम का लेवल, हमने जो ही यहां सोडियम का इलेक्ट्रोड बनाया, तुरंत आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के प्रभाव में कॉपर में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी का जो जोन जनरेट हो रहा है वो उसी हिसाब से ज्यादा कम हो गया है, यानी डिफरेंस ज्यादा हो गया। अब बैटरी पहले की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। क्या हमारे पास कोई ऐसा क्लू हो सकता है जिसमें हम पता कर सके कौन सी बैटरी कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, कौन सी बैटरी कितना ज्यादा यूजफुल होगी? उसका अनुमान लगाने का क्या हमारे पास कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसी बारे में हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारी चीजों को, और एक बार जो पहले डिस्कस हो चुकी हैं चीजें उन्हीं को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारा मकसद है सीखने का, सेल के पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे सेल के पोटेंशियल के बारे में। इसको जान करके हमें क्या फायदा मिलने वाला है उसको यहीं पर मैं बता दूं। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल क्वांटिटी के बारे में, जिसके बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम सेल के कैपेसिटी टू डू वर्क के बारे में जानकारी लगा सकते हैं, यानी हम डेल्टा जी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके बारे में जानकारी देता है, ये कहां का टॉपिक है, आप खुद से बताएं। और आप एक बार इसको सोच लेंगे तो अपने आप जानते हैं ये फ्री एनर्जी चेंजेस, जो गिब्स के फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू होती है, ये एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स में
में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कहां पर इसका जिक्र होता है? थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में जिक्र होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ क्या रखा है? यह डेल्टा जी की वैल्यू अगर कोई नेगेटिव मिलेगी तो वो सेल पॉसिबल होते हैं। कोई भी इवेंट अगर आप थर्मोडायनेमिक इवेंट या कोई केमिस्ट्री में कोई भी इवेंट अगर हो रही है उसको थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट पर अगर देखने की कोशिश करें तो वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू हम देखते हैं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती तो हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। यहां पर उसी रिस्पेक्ट में जब हम किसी बैटरी को देखते हैं और उस बैटरी का डेल्टा जी निकालने की कोशिश करते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं वो सेल फंक्शनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब ये केमिस्ट्री के डिफरेंट यूनिट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं क्या? बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। आप यहां पर देखिए, यहां पर हमारे डिस्कशन का पॉइंट है सेल का पोटेंशियल, और जब सेल के पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा तो उससे हम जानने की कोशिश करेंगे उसके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में। और हम जानते हैं अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव में आए तो वो सेल पॉसिबल, वो प्रोसेस पॉसिबल होती है, वो सेल फंक्शनल होगा, इस बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू जितनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी, बात समझें, किसी भी अगर मान लीजिए हमने यहां पर अनुमान पहले किसके बारे में लगाया? यहां पर हमने कॉम्बिनेशन लिया था, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लिया था, उसके बाद हमने चेंज किया। अभी पूरे सेल के रिप्रेजेंटेशन को आपको सिखा देंगे, टेंशन ना लीजिए। यहां पर अगर हमने सोडियम और कॉपर का लिया, हम इन दोनों ही इवेंट्स में, दोनों अलग अलग प्रोसेस में हम जानने की क्या कोशिश करेंगे, इस दौरान सेल का पोटेंशियल कितना मिलेगा। मान लीजिए ये पहला कॉम्बिनेशन हमने लिया, इस दौरान ई की वैल्यू कितनी होगी उसका अगर अनुमान हमने लगा लिया। इसी तरीके से दूसरे इवेंट्स के दौरान भी अगर हमने ई की वैल्यू पता लगा ली, और यहां पर ई की वैल्यू आप कल्पना कर सकते हैं जहां पर ज्यादा इफेक्टिव बैटरी होगी उसके ई की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और वो भी किसमें? पॉजिटिव साइन के साथ उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। इस बात को भी रट लीजिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने। ई की वैल्यू मान लीजिए हमने पहले कॉम्बिनेशन में देखा जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लेकर के, तो वहां पर ई की मान लीजिए वैल्यू कुछ भी आए, और जब सोडियम और कॉपर के साथ कंबाइन करके जब हमने बैटरी बनाने की कोशिश की तो उस समय वो वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव बैटरी होगी। यानी यहां पर E1 और E2 के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सिंपल, अभी हम पूरी वैल्यू हम आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं, आप सीधे सीधे ये समझें कि E2 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि सोडियम जिंक की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव मेटल है। आप समझ सकते हैं ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। स्पष्ट है कि अगर हमारे सामने अनुमान लगाने को कहा जाए तो जो E2 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी E1 के कंपैरिजन में। और इस बात को कहने का मतलब क्या है? E2 की वैल्यू E1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इस बात को अगर हम समझ लें तो इससे क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा दोनों की ही वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, इस बात को समझ लें। यानी ये दोनों ही बैटरी या सेल फंक्शनल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों ही सेल फंक्शनल होंगे, इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन E2 की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी और E1 की वैल्यू कम पॉजिटिव होगी। मतलब ये कि जो भी इनके सेल के पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो E2 वाली जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, E1 की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार सेल का पोटेंशियल पता चल गया तो उसके बाद वो कितना फंक्शनल होगा, कितना वर्क करेगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की नेगेटिव वैल्यू, उसके बारे में आइडिया देने में हमारी मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? क्या E और डेल्टा G के बीच में कोई इंटरकनेक्शन है क्या? बिल्कुल है। आप ध्यान से समझ लें, ये जो E सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है और जो डेल्टा G होता है, इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन होता है। अगर हमारे पास डेल्टा G और E के बीच का इंटरकनेक्शन पता चल जाएगा तो क्या होगा? हम कैपेसिटी टू डू वर्क, हम उस बैटरी की कितनी फंक्शनल एफिशिएंसी होगी उसका अनुमान लगा सकते। कैसे? अभी मैं बता देता हूं, उसका धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहीं पर आप समझने की कोशिश कीजिए E और डेल्टा G की वैल्यू। मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं, एक इंटर रिलेशनशिप हम आगे चल करके डेवलप करेंगे डेल्टा G और E के बीच में। क्या होता है? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NEF। इसका क्या मतलब है? यहां पर फैराडे का इतना बड़ा रोल बिल्कुल है। फैराडे ने पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत इनरिच किया है नॉलेज से। फैराडे का बहुत बड़ा रोल रहा है बहुत सारी जानकारी को देने में। फैराडे ने, सोचिए हम अपनी छोटी सी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, उस व्यक्ति ने कितना बड़ा काम किया, पूरी केमिस्ट्री में कांस्टेंट दे दिया जो इतना फिक्स वैल्यू होता है जिसके बारे में सोच पाना, एक इनोवेटिव आइडिया ला पाना बहुत आसान नहीं था। फैराडे ने वो काम किया और इसीलिए उनके ऑनर में यहां देखें F की वैल्यू बताई जाती है। इसके अलावा हम यहीं पर E की जो वैल्यू देख रहे हैं वो E की वैल्यू किसके बारे में बताएगा? E की वैल्यू एक्चुअल में सेल पोटेंशियल की वैल्यू है। और नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है ना, जितना ही ज्यादा ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। यहां देखिए ना, इस बारे में भी
आपको पता होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ज्यादा वो इफिशिएंट बैटरी हो सकती है। यही बात यहां पर n की वैल्यू से पता चलती है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NEF। आप जानते हैं E की वैल्यू किस में मिलेगी? E की वैल्यू हमें पॉजिटिव वैल्यू के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? पॉजिटिव की वैल्यू के रूप में मिलती है। n सिंपल एक नंबर है, f एक कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है कि ये अभी तक वैल्यू पूरी की पूरी पॉजिटिव थी और इसके पहले हम एक माइनस साइन लगा देते हैं। ये माइनस साइन ओवरऑल डेल्टा G के रिजल्टेंट वैल्यू को नेगेटिव में बता देती है और डेल्टा G की जब वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो उस नेगेटिव वैल्यू की जो न्यूमेरिकल डेटा वहां पर हमें मिलेगा उसकी मदद से हम कैपेसिटी टू डू वर्क के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इस बारे में कैसे हम आइडिया लगाएंगे वो अभी हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आप थोड़ा सा अंदाजा तो ले लिया ना कि सेल पोटेंशियल हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, E की वैल्यू पता करना इतना जरूरी क्यों है। E की वैल्यू अगर पता चल गई तो डेल्टा G की वैल्यू पता चल जाएगी और डेल्टा G जिसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हुए आए हैं वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर मान लीजिए पहले और डेल्टा G का कॉन्सेप्ट भी कोई इतना टफ नहीं है। चलिए थर्मोडायनेमिक्स की उस बात को ही देख लें और खुद से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से देखते हैं यहीं पर डेल्टा G कैसे कैपेसिटी टू डू वर्क के बारे में बताता है, काम होगा या नहीं होगा उसकी संभावना के बारे में कैसे बता सकता है डेल्टा G। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर तेजी से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो हमारी वैल्यूज हैं उसको एक बार देख लेते हैं और इमेज ड्रॉ करने की यहां पर कोशिश करते हैं। कल्पना करिए एक मिस्टर एक्स हैं, ये बेचारे छोटे से हैं और घर वालों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाई करोगे या नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ूंगा, लेकिन मेरे पास जब किताबें होंगी तभी तो पढ़ूंगा। तो उन्होंने घर वालों के सामने बहाना मारा कि जब किताबें रहेंगी तभी तो मैं पढ़ाई करूंगा। इस तरीके से उन्होंने आंख तरेर करके मम्मी पापा को बोला। पेरेंट्स को लगा भाई ये काम तो बड़ा ही मुश्किल है, जाओ किताबें खरीद के लाओ। तो वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि मैं अपने पास से पैसे नहीं खर्च करूंगा, आप मुझे जब पैसे देंगे तब मैं ये काम करने वाला हूं। तो उनके गार्जियंस ने जब उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद से नहीं पढ़ूंगा, जब तक मेरे पास किताबें नहीं आएंगे और उसके लिए आप लोग पैसे नहीं देंगे तब तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। तो जब उनका वॉलेट चेक किया गया तो उनके पास कितनी वैल्यू थी? 100 रुपीज की थी, 100 रुपीज था। और उनसे कहा गया जाकर के किताब खरीद के लाओ। किताब की कीमत कितनी थी? सिंपली 80 रुपीज थी, 80 रुपए की उनकी किताब थी, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे खरीदने। फिर क्या हुआ? 80 रुपीज की बुक है, पेरेंट्स ने कहा जाओ खरीद लो, तो नहीं जाते हैं। तो क्या हुआ? मम्मी ने उनसे कहा अच्छा बेटा लो, मुझसे पैसे ले लो, चले जाओ, 80 रुपीज की तुम्हारी किताब है, बुक की प्राइस कितनी है तुम्हारी? 80 रुपीज की है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, 80 रुपीज मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम जाओ लेकर के आओ। लेकिन ये मिस्टर फिर भी नहीं जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे? ये मिस्टर फिर भी नहीं जा रहे हैं। मम्मी ने जब इनको पैसा देंगे और वो भी कितना पैसा देंगी उस चीज को भी देखें, ये बड़े जिद्दी हैं। ये मिस्टर जो है अपने मम्मी के द्वारा पैसे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इतने कम पैसे मिले, 80 रुपीज मिल जाए, ये चले जाए मार्केट में किताब खरीदने, कभी पॉसिबल नहीं है। ये मम्मी से मांग रहे हैं आप मुझे 100 रुपीज देंगे तब जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा अरे भाई तुम्हारी किताब की वैल्यू तो केवल 80 रुपीज है, फिर भी तुम नहीं 80 रुपीज से ज्यादा मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अगर तुम्हें समझ में आता है कि मैं पढ़ाई करूं तो तुम्हें 100 रुपीज देना ही होगा। तो इस तरीके से ये मिस्टर 100 रुपीज लेकर के मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर से, बुक की दुकान से ये किताबें खरीदते हैं और उस दौरान ये बुक शॉप से वहां पर गए और वहां से उन्होंने किताबें तो खरीदा। अब इस समय इनके वॉलेट में पहले कितना था, कितने रुपए थे? इनके पास थे 200 रुपीज, क्योंकि इन्होंने 100 रुपीज मदर से लिया और 100 रुपीज इनके पास पहले से थे। आप जानते हैं ना, ये 100 प्लस 100 आप ऐड करके समझ सकते हैं। पहले इनके वॉलेट में 100 रुपीज, बाद में 100 रुपीज मम्मी ने दिया। अब ये गए, किताब इन्होंने खरीदा। किताब खरीदने के दौरान इनके 80 रुपीज खर्च हो गए। बचा कितना? 80 रुपीज इनके अपने स्पेंड हो गए। और उसके बाद बचा कितना? 120 रुपीज। 120 रुपीज। इस बात को सिंप्लीफाइड वे में इतना समझाने का मकसद क्या है, आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा। यही तो है हमारी पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअल में क्या होता है, करेंसी कितनी है, हीट एनर्जी कितनी है, एनर्जी पता है ना। तो हर सिस्टम के पास अपनी एक फ्री एनर्जी होती है। बात समझिए, जैसे इन मिस्टर के पास अपनी फ्री एनर्जी कितनी थी? अपनी फ्री एनर्जी इनके पास 100 रुपीज की थी और ये काम खुद से नहीं करना चाह रहे थे। तो जब तक बाहर से इनको 100 रुपीज नहीं दिया गया तब तक इन्होंने काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो यहां पर आप इसको समझें, इस मिस्टर की इनकी अपनी फ्री एनर्जी कितनी थी और उसमें कितना हमें ऐड करना पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो 100 रुपीज इनिशियल इवेंट था जिसमें इनके वॉलेट में 100 रुपीज देखे गए थे, ये इनकी फ्री एनर्जी पहले थी, मतलब इनिशियल फ्री एनर्जी इनकी इतनी थी। और इस फ्री एनर्जी को आप कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू। आई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर देखें आई का मैं सिंबल दे रहा हूं। तो इन मिस्टर की शुरुआती फ्री एनर्जी कितनी थी? 100 रुपीज की थी। और जब ये पूरी की पूरी शॉपिंग कर लेते हैं, मम्मी से पैसा मिल
जाने के बाद जब इनकी शॉपिंग हो जाती है तो इनके पास फाइनल कितने रुपीस होते हैं? इनके पास फाइनल रुपीस 120 रुपीस हो जाते हैं। यहाँ पर देखें फाइनल इनका जो फ्री एनर्जी जो इनके वॉलेट में बचता है वो कितना बचता है? 120 रुपीस का। तो ये कहलाएगा फ्री एनर्जी फाइनल स्टेट का। तो फ्री एनर्जी फाइनल और फ्री एनर्जी इनिशियल, इनके बीच का डिफरेंस ही फ्री एनर्जी चेंज कहलाता है। तो यहाँ फाइनल स्टेट में इनके पास कितनी एनर्जी बची और फाइनल एनर्जी का स्टेटस इनका कितना रहा, इस चीज को देखें। यहां पर ये फाइनल स्टेट रहा, समझें आप बात को। और यहीं पर जब हम इनके फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इन मिस्टर के, ये फ्री एनर्जी चेंज ये पूरी की पूरी इस किताब में पढ़ना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। मैंने अपनी किताब में भी इस चीज को जिक्र किया है। दोनों चीजों को एक साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं कर लेंगे तब तक आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं होगा। सेल पोटेंशियल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? दुनिया में हर काम का एक मकसद होता है। उस मकसद की जानकारी अगर पहले हो जाए तो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और यही वजह है कि मैं यहां पर आपको सेल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी चेंज के बीच में इंटरकनेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए फ्री एनर्जी चेंज का फार्मूला हमारे पास क्या बन करके आएगा? यहां पर फ्री एनर्जी कब की? फाइनल स्टेट की माइनस फ्री एनर्जी इनिशियल स्टेट की, उनके बीच के डिफरेंस को हमें जानना होता है। तो फाइनल स्टेट में आपने क्या देखा? यहां पर देखें, आप फाइनल स्टेट में देख रहे हैं इनके पास फ्री एनर्जी 120 रुपीज की है और इनिशियल स्टेट में 100 रुपीज का है। यानी डेल्टा जी जो चेंजेस हैं वो किस में आ रहे हैं? पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ रहे हैं। 20 रुपीज या 20 यूनिट इनका पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। यह प्रोसेस अब आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं। फ्री एनर्जी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब जब तक मदर पैसा नहीं देंगी तब तक वो मार्केट जाकर के किताब नहीं खरीदेंगे। और यही चीज हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। एक दूसरा इवेंट देखते हैं। मान लीजिए इन्हीं मिस्टर की, ये जो भोले भाले आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये जो भोले भाले आपके मिस्टर दिख रहे हैं, इनसे इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको फोन किया और उस समय इनके वॉलेट में 100 रुपीज हो। दूसरी कल्पना करते हैं, इन मिस्टर की गर्लफ्रेंड ने कॉल किया, किताब वाले सिचुएशन से अलग अगले इवेंट्स में चलते हैं, और इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको फोन करके कहा चलते हैं मूवी देखने के लिए, 50 या 45 रुपीज की टिकट है, हम दोनों देखेंगे, 90 रुपीज खर्च हो जाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं मिस्टर, एक बार देखते हैं। यही देखते इन्हीं मिस्टर की कहानी। और अगर इनकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि चलो चलना है मूवी देखने के लिए, अगली सिचुएशन में हम देखेंगे और ये मिस्टर क्या करेंगे उस चीज़ का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर ये मिस्टर घर पे बैठे हुए थे और इनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि चलना है मूवी देखने के लिए, क्या तुम मुझे मूवी दिखाने चलोगे? तो ये मिस्टर खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं और इस काम के लिए वो किसी से मदद भी नहीं मांगते हैं। मान लीजिए मिस्टर बैठे हुए थे, मोबाइल पे कॉल आया इनकी गर्लफ्रेंड का, और उन्होंने कहा कि मुझे मूवी देखना है और मूवी के जो टिकट्स हैं, एक टिकट मतलब 2 टिकट्स के 90 रुपीज़ खर्च होंगे। तो ये मिस्टर अपना वॉलेट चेक करते हैं। इनके वॉलेट में आपको पता ही है कितने रुपीज़ हैं, इनके वॉलेट में 100 रुपीज पड़ा हुआ है। इनको कोई डर नहीं है, ये कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास पैसे हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं चलूंगा तुम्हें पैसे मूवी दिखाऊंगा। और ये मिस्टर इस काम के लिए जहां पर 90 रुपीज खर्च होंगे बिना मम्मी से पैसे मांगे खुद तैयार हो जाते हैं। और इस दौरान जो इनकी गर्लफ्रेंड हैं वो भी इनके साथ जुड़ जाती हैं। तो इस इवेंट में हुआ क्या, इनकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। इनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ लें कि इनकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी हैं और काफ़ी स्टाइलिश हैं। इनकी गर्लफ्रेंड ने इनसे बोला था और ये चल गए, दोनों लोग हंसते हुए चले जा रहे हैं और ये मूवी थिएटर शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं जहां पर ये मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। अब आप जानते हैं ये बड़ी सी बिल्डिंग मैंने बना दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शॉपिंग मॉल में ये पहुंचे और इन्होंने अपना खुद का पैसा खर्च किया, बिना मम्मी को बताया, बिना मम्मी से पैसे मांगे। इन्होंने क्या किया, 2 टिकट खरीदे। 2 टिकट इन्होंने जा करके ख़रीदा। हर टिकट 45 रुपीज़ की थी और इस तरीके से 45 रुपीज़ और 45 रुपीज़ इनके खर्च हो जाते हैं। अल्टीमेटली शाम को जब ये घर पे लौटते हैं तो इनके पास बचता कितना है, इनके पास बचता है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ इनके पास बचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 10 रुपीज़ भी इनकी गर्लफ्रेंड कहाँ बचाने वाली हैं, वो भी खा गई होंगी। लेकिन कल्पना करते हैं कि टिकट लेने के बाद इनके पास 10 रुपीज़ बचा। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेकेंड इवेंट में, जिसमें इनका खुद से मन था मूवी दिखाने का गर्लफ्रेंड को। इस काम के लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा, ये स्पॉन्टेनियस था, खुद से मन किया, खुद से चले गए मूवी दिखाने के लिए। तो ऐसे इवेंट में होगा क्या, ऐसे इवेंट में क्या होगा? ऐसे इवेंट में होता यह है कि ये खुद से जाएंगे और जो इनकी फ्री एनर्जी फाइनल है उसकी वैल्यू देख लेते हैं, फ्री एनर्जी, और वो भी उसका फाइनल वैल्यू। और इसके पहले जो इनके पास 100 रुपीज़ था उसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि ये
फ्री एनर्जी इनिशियल वैल्यू था। तो फाइनल और इनिशियल आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट करने की यहां पर भी कोशिश करेंगे। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का फार्मूला हमारा कहता क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू फ्री एनर्जी फाइनल माइनस फ्री एनर्जी इनिशियल। बात समझ रहे हैं? यहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानी बताने के पीछे मकसद ये था कि आप समझ सकें स्पॉन्टेनियस इवेंट्स कैसे होते हैं। तो फाइनली इनके पास, मिस्टर के पास कितना बचा हुआ है, 10 रुपीज़, और शुरुआती दौर में इनके पास कितना रुपया था, 100 रुपीज़। तो इस तरीके से जब ये शाम को घर पर पहुंचते हैं तो इनका फाइनल स्टेटस क्या हो जाता है, -90 रुपीज़। तो इनका जो फ्री एनर्जी था आप देख सकते हैं खुद से घटा। अगर ये खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी काम को करने में, तो जो इनका फाइनल एनर्जी का स्टेटस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, माइनस में चला गया। और यही बात पता चलता है कि ये कितना काम करेंगे, वो इस बारे में अनुमान लगाने के लिए हमें गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू से पता चलता है। और जितना ही ज्यादा फ्री एनर्जी चेंज माइनस में जाएगा, उतना ही ज्यादा यह पता चलता है कि उसके काम करने की सेल्फ टेंडेंसी, स्पॉन्टेनिटी उतनी ही ज्यादा है। इस बात को कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा वो काम करने की टेंडेंसी। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है वो, ये जो मिस्टर है ना, ये ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं बल्कि अपनी सिस्टर को भी प्यार करते हैं। लेकिन सिस्टर ने अगर इनसे कह दिया कि भैया मुझे चॉकलेट खिला दो, तो ये ज्यादा से ज्यादा इनका चॉकलेट का जो बजट है ना वो केवल 5 रुपए का है। तो मतलब ये कि अगर इनकी सिस्टर ने बोला और उस काम के लिए ये बिना मम्मी से पैसा मांगे, अपनी सिस्टर को भी तो कोई प्यार कर सकता है, तो उस दौरान ये 5 रुपीज ही खर्च करेंगे। उस समय इनके पास जो फाइनल स्टेटस बचेगा वो 95 रुपीज का बचेगा। मानते हैं ना, उस समय 95 रुपीज बचेंगे। और उस समय जो उनका डेल्टा जी की वैल्यू आएगी, सेकेंड इवेंट की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए इनकी सिस्टर ने कहा कि भैया मुझे चॉकलेट खाना है, तो चॉकलेट का इन्होंने बजट बना रखा है। गर्लफ्रेंड के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। देखिए 100 में से 90 रुपीज इन्होंने खर्च कर डाला। लेकिन अगर उनकी छोटी बहन ने बोला कि भैया मुझे चॉकलेट खाना है, तो वो केवल 5 रुपीज का बजट बना रखे। तो इनका फाइनल एनर्जी स्टेटस कितना हुआ, 95, और इनिशियल कितना था, 100 रुपीज। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस यहाँ 95, ठीक बात है, और शुरुआती कितना था, 100 था। तो अब के दौरान इन्होंने, इनका एनर्जी स्टेटस कितना आएगा, -5 रुपीज का आएगा। तो आप देख सकते हैं जितना ही ज्यादा ये नेगेटिव में जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जब सिस्टर को खिलाना था तो इनका नेगेटिव एनर्जी स्टेटस कितना हुआ, केवल -5 का। यानी इस काम को करने में जो सेकेंड इवेंट है, सिस्टर को चॉकलेट खिलाने के मामले में इनका उतना रुचि नहीं है, जबकि अपनी बहन के लिए ये काम कम करेंगे और गर्लफ्रेंड के लिए काम ज्यादा करेंगे। तो इस चीज के बारे में अनुमान कैसे लगा, डेल्टा जी की वैल्यू से। यही बात हम यहां पर लगाने की कोशिश करेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू और ई के बीच में कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, जाहिर सी बात है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है बैटरी फंक्शनल होने में, ज्यादा से ज्यादा वो फंक्शनल होने में। तो मैंने आपको बताया ना कि इस पूरे इवेंट के दौरान ये जो मजाकिया जो घटना घटी है, जिसमें वो अपनी सिस्टर और उसके इवेंट को लेकर के, मैंने बताया 2 अलग अलग कंडीशंस, जिसमें एक जगह उनके डेल्टा जी -90 आ रहा था, एक जगह -5 आ रहा था। तो इसका मतलब सिर्फ यही था कि जहां ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, वहां पर उस काम को करने के लिए उनका अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा और वो काम ज्यादा इफेक्टिवली वो करेंगे। यहीं पर इसी फंडामेंटल्स को लगा करके हम पहले सेल पोटेंशियल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जब सेल पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी, सेल पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम अगले लेवल पर चलेंगे और इस सेल पोटेंशियल और डेल्टा जी के बीच में इंटरकनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, NEF का फार्मूला मैंने बताया है। यहाँ E जो सिंबल दिया गया है वो सेल पोटेंशियल का होता है। सबसे पहले तो यहाँ E और सेल पोटेंशियल के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, इस चीज को आप समझ लीजिए, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे सेल पोटेंशियल आखिर पता कैसे किया जाता है। ये इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। पूरी की पूरी केमिस्ट्री में और खास तौर पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी देर बाद आपके पास सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे और आप बिना लैब में गए आप अनुमान लगा सकते हैं वो बैटरी कितना फंक्शनल होगा, कितना काम करेगा, कौन कौन सी बैटरी की कॉम्बिनेशन से कितना हम काम निकाल सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर हर काम को करके देखा जाए कितना टाइम खराब होगा। अगर आपके पास सीधे सीधे एक अनुमान लगाने का डेटा हो जाए और उस डेटा की मदद से आप सभी के बारे में एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस करके पहले से ही आप अनुमान लगा सके वो कितना फंक्शनल हो सकता है, कितनी बड़ी बात हो सकती है। और इसीलिए हम पहले सेल पोटेंशियल
और सेल पोटेंशियल के बारे में कैसे पता लगाएंगे, इसके आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो कॉम्बिनेशन का कैसे सेल बनेगा, उसका सेल पोटेंशियल कितना मिलेगा, उस सेल पोटेंशियल से कितना हम फंक्शनल वर्क पा सकते हैं, कितना उस बैटरी का यूजफुल हम किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अनुमान लगाने के लिए डेल्टा जी के साथ उसका इंटरकनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। इस बारे में हम आपके साथ अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।